Hello everyone, welcome to Melbourne app and today we are going to discuss about third law of motion. ठीक है, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करने वाले हैं। इसके पहले आप दो मोशन की बात कर चुके हो, दो लॉ हमने पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में हमने बात किया था इनर्शिया के बारे में, बॉडी का वो नेचर जिसकी वजह से वो अपने मोशन में चेंज को अपोज कर रहा था। सेकंड में हमने बात किया कि सर उस बॉडी के मोशन को चेंज करने के लिए, उस बॉडी को कुछ मोशन प्रोवाइड करने के लिए हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, हमने वो फाइंड किया। ठीक, वो हमने बताया क्या कि किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स, किसी भी बॉडी पे आने वाला फोर्स उस पे आने वाले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, कि यूनिट टाइम में मोमेंटम में कितना चेंज आया है ये उस बॉडी पे लगने वाले फोर्स के वैल्यू को शो करता है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड लॉ के बारे में। ठीक है, थर्ड लॉ क्या बोलता है, इसकी हमने देखो बेसिक इंट्रोडक्शन में ले ली थी जब हम चैप्टर की स्टार्टिंग की थी। हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में वहां बताया था कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो एक एक्शन रिएक्शन लॉ होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं इसको। एक्शन रिएक्शन लॉ कहना मतलब क्या है कि इसके अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा पेयर में आता है। कि जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो तो उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट आप पर भी अप्लाई कर रहा होता है। सेम वैल्यू का फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में सेम वैल्यू का फोर्स एक्ट कर रहा होता है। सर कैसे, फीलिंग नहीं आ रही। तो क्या होता है, कई लोग जिम गए होंगे, जिम में क्या होता है कि वो पंचिंग बैग होता है ना, या फिर लोगों ने घर पे भी ट्राई किया होता है। तो क्या होता है, जब आप पंचिंग बैग पे पंच मार रहे होते हो तो आप तो साथ में उसको हिट कर ही रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, साथ में हाथ में दर्द भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि उतना ही फोर्स वो पंचिंग बैग आपके हाथों पे अप्लाई कर रहा है। जितना फोर्स आपने उसको दिया है ना उतना फोर्स वो भी आपको दे रहा है। बस फर्क क्या है, उसकी बॉडी थोड़ी हार्ड है, हमारी बॉडी थोड़ी सॉफ्ट है, तो हमें चोट लग जाती है। वरना दोनों ने इक्वल फोर्स अप्लाई किया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया। समझ रहे हो, तो दुनिया में कोई भी फोर्स अकेला एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि जब जब कोई दुनिया में फोर्स आएगा तब तब उसको अपोज करने के लिए एक दूसरा फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एक दूसरा फोर्स हमेशा आएगा एक सेम वैल्यू के साथ और अपोजिट डायरेक्शन में। समझ रहे हो, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, देखो दुनिया में कोई फोर्स अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा पेयर में आते हैं, जोड़ा बन के आता है। ठीक है, कपल बन के आते हैं, कोई अकेला फोर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब कि एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। देखो ग्रेविटी के बारे में सबको एक बेसिक आइडिया होता है। ठीक है, हमने बताया कि दुनिया में जितने भी फोर्स हैं वो चार फंडामेंटल फोर्स हैं। कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तीसरा हमारा क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, और चौथा वीक न्यूक्लियर। दुनिया में चार फोर्स है, इन चार के अलावा पांचवा फोर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं। ठीक है, तो होता क्या है, हमारे पास यही कुछ फोर्सेस हैं, उनमें से मैं बात कर रहा हूं ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, और कुछ नहीं, तो सबको इतना आइडिया तो है कि मानो एक अर्थ है और एक हम है, अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब क्या होता है, ग्रेविटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग जब जब दो बॉडीज में मास होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपस में खींचेंगे। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि इस बॉडी नंबर 1 को बॉडी नंबर 2 अट्रैक्ट करने वाला है। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स आएगा इस तरफ, इसको बोलोगे फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2। क्लियर है क्या। अब क्या बोलने वाले हैं कि सर सेम फोर्स ये बॉडी इस पे अप्लाई कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इसको नाम दूं, क्योंकि ये भी अट्रैक्ट करने वाला है, F21। समझ रहे हो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दो पर एक की वजह से कितना फोर्स आया, समझ रहे हो। अब क्या बोल रहे हैं कि सर जो दोनों बॉडीज है ना, इनके जो फोर्सेस आए हैं वो सेम आए, मतलब कि F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब कि दोनों फोर्सेस की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक, और बात करें सर इनकी डायरेक्शन की, डायरेक्शन होती है अपोजिट, तो ये हो जाएगा -F21 वेक्टर। समझ रहे हो, ये हमारे पास कंडीशन इस तरह से निकल कर आती है। तो हम यही बोल रहे हैं कि जब कभी एक फोर्स आता है तो साथ में उसके दूसरा फोर्स एग्जिस्ट जरूर करेगा जो इक्वल वैल्यू का होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या होता है सर, कंडीशन क्या होगी,
किसको एक्शन बोलेंगे, किसको रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो वो सारी कहानी की बात अब हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सर इनमें से एक्शन कौन और रिएक्शन कौन? दोनों जुड़वा हैं, कैसे पहचानोगे कौन राम कौन है कि श्याम कौन है? ठीक है, किसी को भी बोल दो, सबकी शक्ल एक जैसी है। चाहो तो मैं इसको राम बोल दूं, चाहो मैं इसको राम बोल दूं, चाहे मैं इसको एक्शन बोलूं, चाहे मैं इसको एक्शन बोलूं। तो अगर ये एक्शन है तो वो रिएक्शन है, ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है। समझ रहे हो क्या? दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, आपकी जो मर्जी, जिसको चाहो एक्शन बोलो, जिसको चाहे रिएक्शन बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जो पहले स्टेटमेंट है जो हमने पढ़ लिए हैं, फिर भी एक बार इनको रीड कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है? द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही बात करिए, ठीक हो। चलो आगे बात करें। द पर्टिकुलर लॉ इज अबाउट सिमेट्री इन नेचर एंड स्टेट दैट फोर्सेस अकर थ्रू इंटरेक्शन। अब देखो इंटरेक्शन के थ्रू आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर बात करें तो जब मैंने फोर्स की डेफिनेशन आपको बताई थी, जब मैंने फोर्स के बारे में पढ़ा था, तो फोर्स की हमने एक डेफिनेशन बोली थी। क्या बोला था? कि फोर्स इज अ इंटरैक्शन, फोर्स इज एन इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये क्या हो सकते हैं सर? दो चार्ज हो सकते हैं, दो मासेस हो सकते हैं, दो न्यूक्लियॉन्स हो सकते हैं, और उनके वजह से उनमें कुछ आपस में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन होता है तो कुछ फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। अब जब इंटरेक्शन होता है तो इंटरेक्शन, जब भी आप वर्ड बोलते हो ना, दो ऑब्जेक्ट का आपस में इंटरेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि वन वाला आया, टू से इंटरेक्शन किया, वापस चला गया, नहीं, दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कि अगर ये बंदा इससे बात करेगा तो ये भी साथ में इससे बात करेगा ही करेगा। समझ रहे हो? तो इंटरेक्शन दोनों का आपस में होता ही है, ठीक है। तो वही कहानी यहां पर भी थी कि सर इसने इंटरेक्शन इसके साथ किया तो वो भी इंटरेक्शन इसके साथ कर रहा है, इसलिए यहां पर दो फोर्स आए हैं, ठीक है। तो उस इंटरेक्शन की वजह से ही, इस इंटरेक्शन की वजह से ही फोर्सेस हमेशा पेयर में ही आएंगे। सिंगल फोर्स कभी लाइफ में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ये दिमाग में बैठा लेना। दुनिया में कोई भी सिंगल फोर्स नहीं आता है, हमेशा पेयर में आता है, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या बोलो, उसके डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं? Considering the following, when an object A exerts a force on object B, then object B also exert an equal and opposite reaction। देखो ये डायग्राम से बताना क्या चाह रहे हो कि सर दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। सर समझ में थोड़ी फीलिंग नहीं आ रही, इससे डायग्राम से समझाना क्या चाह रहे हो? देखो बचपन में सभी ने एक गेम खेला होगा, जो झूला होता है ना, सीसो, ठीक है, जिसमें ऐसे डंडी होती है, एक तरफ एक बच्चा बैठता है, दूसरा बच्चा बैठता है, ऐसे ऐसे वो झूलता है। कुछ ऐसा देखा होगा आपने, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे मान लो आप इसको पुश कर रहे होते हो तो ये पर्सन ऊपर जा रहा होता है, सेम फोर्स के साथ, सेम वैल्यू के साथ, और जब ये नीचे आएगा तो वो दूसरा बंदा ऊपर जाता है। मतलब कि एक ऊपर एक नीचे। वो एक्सेलरेशन नहीं बोल रहा हूं, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे वहां पर होता है ना कि एक पर्सन नीचे, एक पर्सन ऊपर, एक पर्सन नीचे, एक पर्सन ऊपर, लेकिन सेम वैल्यू के साथ, सेम वैल्यू के साथ। जितना ये ग्राउंड से ऊपर है उतना वो ग्राउंड से नीचे जा रहा है। समझ रहे हो? तो वही कहानी कुछ ऐसी यहां पर भी होती है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स आएगा ना, फोर्सेस की वैल्यू सेम होगी और डायरेक्शन अपोजिट आएगी। जैसे वहां पे एक ऊपर गया था, एक नीचे आया था, वैसी कहानी कुछ यहां पर है, ठीक है। तो बेसिकली इंटरेक्शन है दो ऑब्जेक्ट का जो सेम फोर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहे हैं, ये चीज हमने बता दी है कि सर दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब भी कोई फोर्स आएगा, वैल्यू सेम आएगी, डायरेक्शन अपोजिट आएगी, ठीक है। ज्यादा बेटर है आप यहाँ पे वेक्टर साइन लगा लो, ठीक है, कि वैल्यूज सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखो एक सिंपल सी बात पूछता हूं पहले आपसे, ठीक है। कुछ बेसिक लॉज होते हैं इसके भी, कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, कुछ कंडीशंस होती है कि कब आप फोर्सेस को एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हो। तो वो कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझाता हूं, बाकी हम आगे रीड करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहां दिखाते हैं, एक सिंपल सी बात करता हूं पहले। कि मानो एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को आपने यहां ग्राउंड पे रखा हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसका कुछ मास दिया हुआ है हमें, ठीक है, कुछ मास हमें इसका दिया हुआ है। अब हम बोल रहे हैं कि सर इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्स आएंगे। सबसे पहले और कुछ नहीं तो ग्रेविटी की वजह से उसका वेट तो आना ही है, करेक्ट ना, mg। दूसरा, इस सरफेस ने इस पे कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा, ठीक है, क्योंकि देखो ब्लॉक मास हवा में रुका हुआ है,
हवा में रुका हुआ है, बीच में सरफेस पे रुका हुआ है, तो पक्का सरफेस ने कोई ना कोई फोर्स तो अप्लाई किया ही होगा ताकि ये यहाँ पे रुका रह सके। सही बोल रहे हैं ना, इसको यहाँ पे रखने के लिए कोई ना कोई फोर्स सरफेस ने अप्लाई किया होगा। चलो ठीक है, बाकी उस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। सर क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ये पढ़ेंगे भी आगे, बस इतना समझ लो कि अगर ये ब्लॉक, अगर ये सरफेस नहीं होती तो ग्रेविटी की वजह से वो ब्लॉक नीचे आ जाता। सिंपल सी बात है, अगर ये सरफेस नहीं होती, से सोचो कि मेरे पास ये है, अगर मैं इसको रिलीज कर दूं तो क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे गिरेगा। सही बात है ना, नीचे गिरेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हाथ रख दूं तब नहीं जा रहा है, मतलब कि पक्का मेरे हाथ में कोई ना कोई फोर्स लगाया है तभी ये यहाँ पे रुका हुआ है, वरना तो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो ऐसी कहानी कुछ यहाँ पर है, दो फोर्सेस आ गए। अब सर एक फोर्स आया, अब सोचो कि सिस्टम यहाँ पे इसके इफेक्ट में रुका हुआ है, रुका हुआ है मतलब कि सिस्टम पर नेट फोर्स 0 रहा होगा। यही बोला था ना हमने जब इनर्शिया पढ़ा था कि जब कोई बॉडी रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। एक्सेलरेशन 0 होगा मतलब कि सिस्टम पे नेट फोर्स 0 आता है। अब अगर मैं उसके हिसाब से यहाँ बात करता हूं तो नेट फोर्स 0 होने के लिए ये आपका अपवर्ड लगने वाला फोर्स N बराबर होना चाहिए किसके, mg के। यही बोल रहे हैं ना, ठीक है। अब मैं पूछूं कि सर इसमें एक्शन कौन और रिएक्शन कौन, इसमें से किस फोर्स को आप एक्शन बोलोगे, किसको रिएक्शन बोलोगे। ठीक है, अब जैसे ही मैं ये बोलूंगा, जैसे ही मैंने पूछा सर एक्शन और रिएक्शन फोर्स कौन से, एक बच्चे ने छट से हाथ ऊपर किया कि सर mg एक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है। mg आया तभी हमारे पास नॉर्मल आया, सबके दिमाग में यही आती है, लेकिन गलत है। क्यों, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है ही नहीं। बहुत फेमस एग्जांपल है ये, नो एक्शन रिएक्शन पेयर। इसको आप एक्शन रिएक्शन पेयर बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोलेंगे, क्या देखो, पहली बात तो कि सर वैल्यू सेम डायरेक्शन अपोजिट। हाँ सर आ तो रही है, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू mg के बराबर है, mg ऑलरेडी mg था ही सही, mg फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स लग रहा है अपवर्ड, बिल्कुल सही बात है, वैल्यू सेम है, डायरेक्शन भी अपोजिट है। लेकिन उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं जो हमें कंसीडर करना पड़ता है। जो कुछ मोटे मोटे पॉइंट है, मेन पॉइंट्स है, मैं आपको वो यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। देखो पहला पॉइंट क्या है कि सर जब भी एक्शन रिएक्शन फोर्स आएंगे ना, ये दो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं। ठीक है, एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करेंगे हमेशा। अब यहां पे देखो, नॉर्मल फोर्स आया वो भी इसी ऑब्जेक्ट पे आया, mg फोर्स आया वो भी इसी ऑब्जेक्ट पे आया। जब दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे है तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन ही नहीं सकता। अभी हमने जब एग्जांपल देखा था वो दो ऑब्जेक्ट्स वाला, ठीक है, उसमें क्या था, अगर उसको दिखाएं यहां पर हल्का सा, देखो एक फोर्स उसने इस पे अप्लाई किया था, एक फोर्स इसने इस पे अप्लाई किया था, दोनों दो डिफरेंट बॉडीज पे फोर्सेस थे, दो डिफरेंट बॉडी पे थे। ये क्या है, एक ही बॉडी पर है, इसलिए एक्शन रिएक्शन नहीं बनेगा। ठीक, एक कंडीशन और होती है साथ में, नेचर ऑफ फोर्सेस शुड बी सेम। नेचर ऑफ फोर्सेस शुड बी सेम। हम क्या बोल रहे हैं कि सर जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है ना, इनका नेचर भी सेम होना चाहिए। सर नेचर से क्या मतलब है, देखो हमने फोर्स पढ़े हैं 4 फंडामेंटल फोर्स, 4 के अलावा 5वां एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, कौन कौन से, सर हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक पढ़ा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, एक पढ़ा है वीक न्यूक्लियर, एक पढ़ा है हमने क्या बोलते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, ये 4 फोर्स पढ़े हैं। अब ये जो दुनिया में जितने फोर्स है वो सबके सब इन 4 कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। अब जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी सिस्टम पे एक्शन रिएक्शन पेयर आएगा, उन एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस का नेचर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचर बिल्कुल सेम होना चाहिए। लेकिन यहां पे हो क्या रहा है, अगर मैं बात करूं ग्रेविटी की, mg फोर्स की, तो ये हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि दो मासेस के इंटरेक्शन की वजह से आता है। वही बात करो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, इस सरफेस का इस सरफेस से जो इंटरेक्शन हुआ है उसकी वजह से फोर्स है। और जब कभी दो सरफेस आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो 90% चांस आपके पास वही निकल के आया
आएगा कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मतलब कि यहां पर दोनों फोर्सेस का नेचर भी डिफरेंट है और साथ में लग भी एक ही बॉडी पर रहे हैं, तो चांस तो वहीं खत्म हो गया कि सर पहली बात तो चलो ठीक है वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन एक ही बॉडी पे एक्ट कर रहा है, वहीं काम खत्म। दूसरा, नेचर भी सेम नहीं है, वो काम खत्म। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन ही नहीं सकता। और ये मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर नॉर्मल और एमजी वैल्यू सेम, डायरेक्शन अपोजिट, फिर एक्शन रिएक्शन पेयर क्यों नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन सर आपने ये भी तो कहा था कि दुनिया में कोई भी फोर्स अकेला नहीं आता है, साथ में उसका रिएक्शन फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल करता है, बिल्कुल ही करता है। अब दिखाते हैं वो फोर्स हमारे पास कहां होंगे। देखो क्या बोल रहा हूं कि सर सबसे पहले बात करो ब्लॉक के बारे में। ठीक है, ये रहा भैया ब्लॉक। ठीक है, और हमारे पास एक सरफेस भी थी। ठीक है सर, सरफेस भी दिखा देते हैं। ये रही सरफेस। सर अलग क्यों दिखा रहे हो? ताकि आपको फोर्स अलग अलग देखने को मिल जाए। अब क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं कि सर एक इस सरफेस ने उस सरफेस पे कुछ रिएक्शन दिया था, इस सरफेस ने उस पे कुछ फोर्स लगाया था, जिसको हमने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोला है। ठीक, और उतना ही फोर्स ये सरफेस इस पे अप्लाई कर रहा होगा यहां इस डायरेक्शन में। समझ रहे हो? तो जब भी कोई दो सरफेस आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो इस तरह से कुछ फोर्स जनरेट होगा। लेकिन सर ग्रेविटी कहां गई? ग्रेविटी भी दिखाते हैं। देखो क्या है, ये रही मेरे पास ग्रेविटी। ये रहेगी हमारे पास ब्लॉक, और एक हमारे पास होती है अर्थ। अर्थ हमारे पास बहुत बड़ी। ठीक है सर, इतनी बड़ी अर्थ है। ठीक है, और यहां ग्राउंड पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो होगा क्या कि सर ग्रेविटी जो अर्थ थी ना, अर्थ ने उस फोर्स को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट किया था, mg फोर्स। एक mg फोर्स से ऐसे अट्रैक्ट किया था। लेकिन क्या होता है, वही ऑब्जेक्ट जिसका मास हमने कितना m बोला हुआ है और हमारे अर्थ का मास कितना कैपिटल ME बोल दो, इसने उसको अट्रैक्ट किया था, साथ में वो ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट कर रहा होता है सेम फोर्स के साथ, इसी फोर्स के साथ, तो वो भी अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब देखो ये फोर्सेस वैल्यू सेम, डायरेक्शन अपोजिट, नेचर भी सेम है, दो डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है। वो वाला फोर्स है ऑब्जेक्ट पे, वो, और ये वाला फोर्स है सरफेस पे। यहां देखो mg और mg वैल्यू सेम, डायरेक्शन अपोजिट, वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट, फोर्स का नेचर भी सेम, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है। अब जाके आप इनको एक्शन रिएक्शन पेयर बोल पाओगे। ठीक है, तो मेन कहानी हमारे लिए यही रहेगी। ठीक है, तो हमारे मेन कहानी यही है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या बोल रहे हैं, जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं, कुछ तो हमने पढ़ लिए हैं, कुछ यहां पढ़ना है। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, वी कैन नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इन नेचर, फोर्सेस ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन एक्शन रिएक्शन पे। तो ये बात तो हम कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं कि कोई भी सिंगल फोर्स, आइसोलेटेड फोर्स दुनिया में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। जब भी आएगा अपना पार्टनर साथ में लेके आएगा। ठीक है, भगवान ने उसकी जोड़ी बना के दी है कि भैया तुम अकेले नहीं रहोगे दुनिया में, तुम्हारे साथ हमेशा कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो भगवान ने इसके लिए भी कोई बनाया है जो हमेशा साथ में आएगा ही आएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट, there is no time gap in between action and reaction, so we cannot say that action is the cause and reaction is its effect. Any one force can be action and other can be reaction. अब इसका मतलब क्या है, देखो ये बात तो हमने बोला था कि हम किसी को भी एक्शन किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, अब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर हमने मारा है तो हमारा फोर्स एक्शन रहा होगा और उसकी वजह से जो हमारे हाथ पे इफेक्ट आया वो रिएक्शन रहा होगा। बिल्कुल नहीं। क्या होता है, बेसिकली जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो तो उनके बीच में कोई टाइम गैप होता ही नहीं। जैसे ही आपने फोर्स लगाया फटाक से दूसरा फोर्स आता है बिना कोई टाइम के डिले के। कैसे सर, आइडिया कैसे लगा? सोचो, मानो कि एक छोटी सी पिन रखी है, उस पर हाथ मारो, हाथ मारते खून निकलेगा। क्यों? क्योंकि भैया जितना फोर्स आपने लगाया था ना, उसी मोमेंट पे उसी टाइम पर सेम वैल्यू का फोर्स उस सुई ने, उस निडल ने आप पे लगा दिया, सेम वैल्यू के साथ, बिना किसी
ड्यूरेशन लिए, बिना कोई टाइम ड्यूरेशन लिए हुए। वरना ऐसे भी हो सकता था हम इतना फास्ट काम करें, जाए सुई पे हाथ मारे निकल के वापस आ जाए, चोट लगनी नहीं चाहिए थी, है ना, लेकिन नहीं होता है, हाथों हाथ होता है, मतलब बिल्कुल इंस्टेंटेनियस चीज होती है, हाथ मारो और फटक से अपने पास फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों फोर्स के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं आता है, तो किसी को भी एक्शन और किसी को भी रिएक्शन फोर्स बोला जा सकता है, ना तो कोई कोज ना कोई इफेक्ट है, दोनों इंटरैक्शन है। इंटरैक्शन साथ में होंगे, एक साथ होंगे, सेम वैल्यू के होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में हमारे पास होता है क्लियर। ठीक है, थर्ड पर आए, एक्शन रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल ऑन बोथ दी स्टेट्स ईदर एट रेस्ट और इन मोशन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि सर अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो या फिर रेस्ट में हो, क्या उसके हिसाब से हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर चेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये हमेशा ही आएगा, चाहे बॉडी रेस्ट पे हो चाहे मोशन में हो। देखो कैसे, क्या बात कर रहे हैं, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि मानो ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मेरे पास हो गया ग्राउंड। ठीक, आपने ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से किया रिलीज, किसी हाइट से किया रिलीज किया, तो इसकी इनिशियल स्पीड 0 रही होगी। हाँ सर बिल्कुल, जब ये नीचे आएगा तो क्या इस पे mg फोर्स लग रहा होगा? बिल्कुल, और सेम यही फोर्स ये अर्थ पे अप्लाई कर रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, ये अभी रेस्ट पे था, अब यही ऑब्जेक्ट हमारे पास थोड़े टाइम के बाद कुछ स्पीड एक्वायर कर चुका होगा, यही ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के बाद कुछ स्पीड एक्वायर कर चुका है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि सर इसके पास कुछ स्पीड आ चुकी है, करेक्ट, इसके पास कुछ स्पीड आ चुका है, कुछ स्पीड आ गया है, पर mg फोर्स अभी भी लग रहा है और यही फोर्स ये भी अर्थ पे अप्लाई कर रहा होगा। मतलब कि चाहे बॉडी रेस्ट पे हो या मोशन में हो, एक्शन रिएक्शन का लॉ हर जगह पर वैलिड है, सिंगल फोर्स कभी नहीं आएगा। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो चाहे मोशन कर रहा हो, ये चीज हमेशा आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्शन रिएक्शन इज ऑल्सो एप्लीकेबल बिटवीन द बॉडीज विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट। देखो दोनों एग्जांपल हम देख चुके हैं, एक ग्रेविटी वाला जहां पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट थे, कांटेक्ट भी नहीं था लेकिन फिर भी फोर्सेस थे, इक्वल वैल्यू थी, अपोजिट डायरेक्शन थी। फिर हमने एक एग्जांपल देखा जहां पे टेबल पे आपने ब्लॉक रखा, वहां पर भी हमारे पास एक्शन रिएक्शन फोर्स आया। तो कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है, कांटेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, फोर्स आपके तब भी आएंगे, क्योंकि देखो जरूरी नहीं कि हमेशा फोर्स कांटेक्ट से ही आए। फोर्स हमारे पास नेचर में दो टाइप के देखने को मिलेंगे, एक कांटेक्ट बेस्ड, एक बिना कांटेक्ट की। ठीक है, कांटेक्ट बेस्ड एंड विदाउट कांटेक्ट। ऐसे फोर्सेस जिनको लगने के लिए कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है उनको बोलते हो कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स हो गया, जब तक सरफेस का आपस में कांस्टेंट क्या बोलते हैं ना कांटेक्ट नहीं आएगा तब तक फ्रिक्शन फोर्स आ ही नहीं सकता, है ना। ऐसे नॉर्मल रिएक्शन होगा जो भी हमने देखा था। ठीक है, तो ऐसे कुछ फोर्सेस है जिनको बॉडी में आने के लिए कांटेक्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। और कुछ ऐसे फोर्सेस भी होते हैं जो होते हैं फील्ड फोर्सेस। फील्ड मतलब उनका अपने आसपास एक फील्ड होता है, एक रीजन होता है जिसमें कोई भी पर्सन आएगा तो वो उस फोर्स को फील कर सकता है। जैसे मूवीज में होता है ना, वो डॉन होता है भैया कि भैया ये मेरा एरिया है, इस एरिया में कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो वैसी कुछ बात है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके सराउंडिंग में एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन होता है जहां पर वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब कि उस रीजन में जब भी कोई आएगा उस फोर्स को फील कर सकता है। समझ रहे हो? तो दुनिया में दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक कांटेक्ट फोर्सेस, एक फील्ड फोर्सेस। फील्ड मतलब अपने आसपास के एरिया में पूरे में प्रोड्यूस करेंगे, अब चाहे तुम कांटेक्ट रखो या ना रखो, हमारा फोर्स तुम पर हमेशा रहेगा, इसको बोलते हैं फील्ड फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्स जब तक कांटेक्ट नहीं बनेगा वो फोर्स नहीं आएगा। ठीक, तो ऐसे हम यहां बात कर रहे हैं कि कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, फोर्स हमेशा आएंगे नेचर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्शन रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल इंटरेक्शन फोर्सेस। ग्रेविटेशन हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, टेंशन, फ्रिक्शन, विस्कस, हर टाइप का फोर्स हो, सभी के सभी फोर्सेस में ये लॉ 100% वैलिड रहेगा, हर बार आएगा, हमेशा आएगा, चाहे कोई भी फोर्स आए। ठीक है, 6 पॉइंट, एक्शन रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन द टू डिफरेंट बॉडीज। बताया ही हमने कि सर दो डिफरेंट बॉडीज पे आएगा, कभी भी सेम बॉडी पे आ ही नहीं सकता।
एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही, इसने इस पे फोर्स अप्लाई किया, इसने इस पे फोर्स अप्लाई किया, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट 0 हो सकता है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट पूरे सिस्टम पे 0 हो सकता है। लेकिन अगर सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करूं तो वो फोर्स हमेशा वहां पर रहेगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। सिस्टम के लिए आप उनको 0 मान सकते हो, लेकिन एक अकेले ऑब्जेक्ट के लिए 0 कभी नहीं बनाएगा। ठीक है, आगे अब इसके कुछ एग्जाम्पल हमारे पास, वॉकिंग, स्विमिंग, रिकॉइलिंग ऑफ द गन व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द एंड रॉकेट प्रोपल्शन। सर ये समझ में नहीं आई, ये कैसे हुआ? देखो एक सिंपल सी बात करता हूं, सबसे बढ़िया एग्जांपल फिलहाल देखते हैं रॉकेट वाला, रॉकेट प्रोपल्शन। उसमें क्या होता है, क्या होता है, मान लो रॉकेट है, बड़ा वाला रॉकेट नहीं जो आप दिवाली में जलाते हो, ठीक है, वही रॉकेट देख लो। उसमें क्या होता है, जैसे ही आप उसमें आग लगाते हो क्या होता है, उसमें जो बारूद वगैरह होता है वो बर्न होना स्टार्ट होता है। बर्न होने के जैसे क्या होता है, उसको एक छोटा सा पैसेज दे देते हो, इस तरह से छोटा सा रास्ता देते हो कि यहाँ से तुम अपने गैस को बाहर निकाल दो। अब क्या होता है, जब वो गैसेस बर्न होती है ना तो एक हाई स्पीड से बाहर निकलती है, हाई स्पीड से बाहर निकल रहा होता है। अब होता क्या है, इनडायरेक्टली जब उन गैसेस को कुछ स्पीड मिली है, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स आया है, अपने आप तो हुआ नहीं, कुछ फोर्स आया, उस फोर्स की वजह से वो बाहर निकलती है। अब दुनिया में अकेला फोर्स आ नहीं सकता, अकेला फोर्स आ नहीं सकता तो हमेशा पैर में आएगा, जोड़े में आएगा। तो अगर एक फोर्स नीचे आया है तो दूसरा फोर्स पक्का ऊपर आएगा, तो उस रिएक्शन फोर्स की वजह से रॉकेट आपका ऊपर उठना स्टार्ट करता है। समझ रहे हो कि एक रिएक्शन फोर्स तो नीचे था कि हाई स्पीड से गैसेस बाहर निकल रही है, और उसके इफेक्ट में उसको रिवर्ट करने के लिए उसको रिएक्शन फॉर्म के बाहर एक फोर्स आ रहा होता है। करेक्ट, सेम काइंड ऑफ कहानी स्विमिंग में होता है। स्विमिंग में क्या करते हो, जब आप स्विमिंग करते हो तो इनडायरेक्टली होता है क्या, अपने हाथों से उसको बाहर पुश कर रहे होते हो, पानी को पीछे की तरफ पुश कर रहे होते हो, ऐसे ऐसे क्या करते हो, ऐसे पुश करते हो, तो हो क्या रहा है, इनडायरेक्टली आप अपने हाथों से पानी को पीछे पुश कर रहे हो। आपने फोर्स कहां लगाया, पानी पे पीछे लगाया, वाटर पे फोर्स आया पीछे, और उसके इफेक्ट में वही वाटर आप पे आगे की तरफ फोर्स लगाता है। समझ रहे हो, हमने फोर्स लगाया पीछे, उसने फोर्स लगा दिया आगे, आप बढ़ गए आगे। समझ रहे हो, तो वो सेम कहानी स्विमिंग में होती है। वॉकिंग करते हो, वॉकिंग में क्या कर रहे होते हो, आप अपने पैरों से अर्थ को पीछे पुश कर रहे होते हो। समझ रहे हो, पैरों से पीछे पुश कर रहे होते हो। अब जब आप पैर से उसको पीछे पुश कर रहे हो, अब अर्थ तो भैया अर्थ है, जब तुम हम पे फोर्स लगाओगे तो हम भी तुम पे सेम फोर्स लगाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। तो हमें पीछे पुश कर रहे हो, हम तुम्हें आगे पुश करेंगे। तो अर्थ ने यही किया, हमने फोर्स लगाया पीछे, अर्थ ने आगे पुश कर दिया, हम आगे चल दिए। वॉकिंग सेम एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। समझ रहे हो, ठीक है। रिकॉइलिंग ऑफ गन, आपने कभी मूवीज वगैरह में देखा होगा, जब मशीन गन वगैरह होती है क्या होता है, जैसे कभी आपने मूवी देखी होगी बॉलीवुड की बॉर्डर, उसमें क्या होता है, किसी रेत वाले टीले पे वो बड़ी मशीन को, जो मशीन गन होती है उसको थोड़ा गाड़ देते हैं, दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो चलती है ना तो बहुत ज्यादा रिकॉइल क्रिएट करती है, पीछे जब फोर्सेज आते हैं उसको रोकने के लिए वहां पे गाड़ा जाता है, क्योंकि जब उससे गन हाई स्पीड में बाहर निकल रहा होता है। अब स्पीड उसको दिया गया है, मतलब कि कुछ ना कुछ फोर्स दिया गया था, अपने आप नहीं गया, कुछ फोर्स दिया है तब जाके वो गन वहां से बाहर निकला है, वहां से बुलेट बाहर निकली है। वो फोर्स आया, बुलेट बाहर निकला, उसके रिएक्शन के इफेक्ट में गन पर भी एक फोर्स आता है। अब गन को किसने पकड़ रखा है भैया, हमने तो पकड़ रखा है। जब गन पे रिएक्शन आएगा तो हमें भी वो फील होता है। मूवी नहीं दिखाते, मूवीज में क्या करते हैं, गन चलाया, हाथ यूं पीछे आता है। क्यों? क्योंकि जब बुलेट आगे गई है ना तो उसके इफेक्ट में, उसके रिएक्शन में एक फोर्स गन पे आया है और उसके हिसाब का हाथ पीछे हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो सेम कहानी आपको यहां पर भी देखने को मिलती है। तो डेली लाइफ में एग्जांपल बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ मैं आपको भी डिस्कस भी करूंगा, जैसे कि एक तो रिकॉलिंग ऑफ द गन, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक, चलिए यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो बात कर रहे हैं कि फोर्स बाय वाटर जेट कैसे फोर्स अप्लाई करता है। सर ये कैसे आएगा, ये बताओ। कभी आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि जब कोई जो क्या बोलते हैं ना, जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, जिनके पास बड़ा मोटा सा पाइप होता है जिसपे बहुत हाई स्पीड से पानी बाहर निकल रहा होता है, कभी देखा, कभी मूवी वगैरह में दिखा जाता है कि जब पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना, उसको 2-3 लोग पकड़ के खड़े होते हैं, अकेला नहीं पकड़ता, 2 से 3 लोग पकड़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि वो भी एक रिवर्ट में एक फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, चांसेस है कि आदमी पीछे खिसक जाए या पीछे गिर जाए। तो उसको सपोर्ट देने के लिए 2 से 3 लोग खड़े होते हैं एक साथ पकड़ के उसको। ठीक है, ऐसे ही कुछ कहानी आपने कभी घर में ऑब्जर्व किया होगा। घर में जो आपके पानी के पाइप वगैरह होते हैं,
अब कभी अगर पानी का प्रेशर बहुत अच्छा हो, ज्यादा प्रेशर हो, तो वो पानी का पाइप अगर छोड़ दो तो वो ऐसे से नाचता है, सबने देखा होगा है ना, ऐसे से नाचता है वो कुछ, है ना। तो वैसे ही कहानी कुछ यहाँ पर भी होती है कि जब भी कोई वाटर जेट हमारे पास आता है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ फोर्स जरूर अप्लाई होता है। अब वो कैसे होगा वो दिखाते हैं। देखो कि मानो मेरे पास एक छोटा सा पाइप है, ठीक है, एक पाइप दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है, इसे मान लो छोटा पाइप है, ठीक है। अब क्या होगा, इस पाइप से आपके पास पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। उसके पहले कुछ टर्म बोल देता हूँ। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन मतलब कि ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है, ये एरिया आपको कितना, स्मॉल ए दे दिया, ठीक। अब इस सेक्शन से हमारे पास पानी ऐसे बाहर निकल रहा है, ठीक है, कुछ सर्टेन इसकी स्पीड रहा होगा, वेलोसिटी v के साथ, ठीक है, ऐसे पानी आपका बाहर आ रहा है। अब इसकी वजह से कुछ ना कुछ फोर्स यहां पर आएगा, करेक्ट। अब देखो ये आया इस तरफ, ऐसे बाहर निकल रहा है। अब अगर मैं सिंपल बात करूं किसी भी सेक्शन के लिए कि यहां से कितना वॉल्यूम बाहर निकल रहा होगा, यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम बाहर निकल रहा होगा। अब जरा सोचो कि मान लो कोई एलिमेंट है, कोई पानी का, वो फिलहाल यहां पर है, थोड़े टाइम में बढ़ के वो यहां से यहां पहुंच गया, ऐसा कुछ स्मॉल सेक्शन आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो कि इसका जो लेंथ है डीएल मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ मान लो, इसका लेंथ हमने कितना डीएल बोल दिया। अब अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है, एरिया इंटू लेंथ होगा। अब एरिया कितना सर हमारे पास, हमने स्मॉल ए बोला हुआ है, लेंथ कितना लिया एलिमेंट का, डीएल लिया, और इस टर्म को आप बोलते हो स्मॉल वॉल्यूम, ठीक। अब मैं बोलूं सर वॉल्यूम फ्लो रेट, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, वॉल्यूम फ्लो रेट, कि यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, क्या लिखोगे उसको, dv अपॉन dt, यूनिट टाइम में कितना फ्लो कर गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास dv अपॉन dt आने वाला है, dv कितना है सर, एरिया a स्मॉल लेंथ dl डिवाइडेड बाय टाइम t। तो dt टाइम में dl डिस्टेंस चला था, तो क्या ये इसका स्पीड नहीं बन गया, a इंटू वेलोसिटी v, ठीक। तो ये होता है मेरे पास वॉल्यूम फ्लो रेट, यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो कर जा रहा है, वो उस पाइप का एरिया इंटू लिक्विड का वेलोसिटी, ठीक, इससे निकालना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं कि सर जब पाइप का क्रॉस सेक्शन मेरे पास फिक्स है, पानी जो बाहर है उसकी स्पीड भी फिक्स है, मतलब कि जो मेरे पास वेलोसिटी दिया हुआ है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसे केस में जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब फोर्स क्या होता है सर, v dm by dt। हमने पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो मास वेरिएबल, तो मास कैसे वेरी कर रहा है, देखो हर बार जो मास बाहर आ रहा है ना वो लगातार चेंज हो रहा है, पहले कुछ मास आया, फिर नया मास आया, फिर नया मास आया, तो हर बार नया मास ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं F इक्वल टू v dm by dt से। आप पहले बात करें dm by dt चाहिए, तो dm by dt इसको बोलेंगे मास फ्लो रेट। तो यहां से अगर बोले तो ये बन जाएगा डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट, ये होता है ना, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, तो हमने वही लिखा है। अब सर डीवी अपॉन dt आप निकाल चुके हो, रख दो यहां पर बिल्कुल, तो रो ए वी, ये हुआ मेरे पास मास फ्लो रेट, समझ रहे हो, मास फ्लो रेट। अब हुआ क्या सर इससे, देखो हमें चाहिए फोर्स वाटर जेट की वजह से, वो कितना आएगा सर, v dm बाय dt, v क्या सर, वेलोसिटी, v हमने लिखा v, dm बाई dt कितना, रो ए वी, और इसकी वजह से जो मेरे पास फोर्स आया है कितना, रो ए वी स्क्वायर, ये फोर्स है जो इस लिक्विड जेट पर अप्लाई किया गया था, इस लिक्विड जेट पे फोर्स अप्लाई किया गया था, समझ रहे हो। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो इससे मैं कितनी चीजें बताता हूं, देखो पहला फोर्स ऑन वाटर जेट कितना आया सर, रो ए वी स्क्वायर आया, बिल्कुल। मैं बोल रहा हूं कि सर जितना एक्शन था उतना ही रिएक्शन था, तो जितना फोर्स आपने वाटर जेट पे अप्लाई किया है उतना ही फोर्स वाटर जेट भी अप्लाई करेगा। फोर्स अप्लाइड बाय वाटर जेट सेम वैल्यू आएगी, रो ए वी स्क्वायर,
क्लियर हुआ क्या कि हमने आगे पाइप को ऐसा पकड़ा हुआ था, पानी बाहर निकला, उस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया था, उसके इफेक्ट में उतना ही फोर्स मुझ पर पीछे आ रहा होता है। अब उसको रोकने के लिए क्या मुझे जो फोर्स पीछे आ रहा है उतना फोर्स लगाना पड़ेगा? अगर ये रो ए वी स्क्वायर पीछे फोर्स आ रहा है, मैं छोड़ दूंगा तो पाइप चला जाएगा पीछे, तो मुझे उसको रोकने के लिए उतना ही फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो फोर्स नीडेड to hold the pipe और hose, वो भी इसी के ही इक्वल आएगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये तीन चीजें, जवाब एक ही है लेकिन सेंस अलग है, सेंस बिल्कुल अलग है, अलग चीज है, एकदम अलग चीज है। ठीक है, अब ऐसी एक चीज को दिखाता हूं मैं आपको, देखो क्या होता है। क्या बोल रहा है कि सर एक सिंपल हमारे पास वर्टिकल वॉल है, ठीक है, वर्टिकल वॉल है हमारे पास ऐसे कुछ, ठीक, ऐसे ही हमारे पास सेम तरीके से एक वाटर जेट लिया हमने, ऐसा कुछ वाटर जेट लिया, यहां से वाटर निकल रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया फिर से आपको स्मॉल ए दे रखा है, लिक्विड की स्पीड कितना v दे रखा है, ऐसे करता हुआ ये लिक्विड जेट आके इस सरफेस से टकरा रहा है, ठीक है, इस सरफेस पे आके हिट कर रहा है, टकरा रहा है, और टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है। क्या बोल रहा हूं? फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, ठीक, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो क्या हो रहा है कि सर इनिशियल में कुछ v स्पीड लेके आया था, बाद में खत्म हो गया, बाद में रुक गया। अब देखो इसको समझाते हैं, क्या बोल रहे थे सर हम, देखो हम इतना चीज तो देख चुके हैं कि सर v dm अपॉन dt इतना फोर्स आया था, या dm अपॉन dt हमारे पास इतना आया था, सही बोल रहा हूं ना? तो वही कहानी कुछ यहां पर भी है कि सर ये भी अपना कुछ मोमेंटम लेके आया था, बाद में वो 0 हो गया, मोमेंटम कुछ लेके आया था, बाद में 0 हो गया, और सेम कहानी यहां पर थी, ये कुछ मोमेंटम पहले इसके पास 0 था, अब पाइप की वजह से कुछ मोशन हुआ, उसको कुछ वेलोसिटी मिल गई। ध्यान से सुनो, दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि पहले एक 0 था, बाद में कुछ वैल्यू आ गई। फर्स्ट वाला केस जो हमने देखा है, इनिशियल में मोमेंटम 0 था, बाद में कुछ वैल्यू आ गई। सेकंड केस जो मैं देख रहा हूं, उसमें अभी कुछ मोमेंटम है, बाद में 0 हो जा रहा है। कंडीशन एक जैसी है, 0 से p ले जाने के लिए और p से 0 लाने के लिए सेम फोर्स की जरूरत पड़ने वाली है, सेम टाइम में, ठीक है। तो जितना फोर्स यहां अप्लाई हुआ है उतना ही फोर्स इसमें भी अप्लाई होगा, मतलब कि इस वाटर जेट को रोकने के लिए इस वॉल ने अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा, और वो जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी कितना, रो ए वी स्क्वायर, और यही फोर्स इस वाटर जेट ने इस पे भी अप्लाई किया होगा। समझ रहे हो? तो क्या बोल रहा हूं, फोर्स बाय वाटर जेट ऑन वॉल वी स्क्वायर, ठीक है, और फोर्स बाय वॉल, वो भी कितना, रो ए वी स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अब समझो उसको, डेली लाइफ, कभी सबने मूवी वगैरह देखी होगी, मूवी में होता है ना, कई बार हीरो खड़ा हो जाता है, सामने से पानी की बौछार आ रही होती है, वो चुपचाप सीना तान के यूं खड़ा हो जाता है सामने एकदम ऐसे, है ना। क्या होता है उस केस में, सब पानी आ रहा था, अगर वो ऐसा नहीं करता ना, पीछे उड़ जाता पानी के साथ। होता है कि जो दुबले पतले आदमी होते हैं तो उड़ जाता है आराम से, क्यों? क्योंकि भैया वो वाटर जेट जो आया था वो आके इसको हिट कर रहा था, तो उसने इतना फोर्स अप्लाई किया। अगर हम रिवर्ट में कुछ इतना इक्वल फोर्स नहीं लगाते तो कोई चांस ही नहीं था कि वो हीरो वहां पे ऐसे चुपचाप होके खड़ा हो पाए, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्या होता है, फोर्स आया, इसकी वजह से ये उठने की कोशिश करता है, अभी तो दीवार है, या तो टूटेगी या खड़ी रहेगी, तो दीवार टूटी नहीं, खड़ी रही तो इसने सेम फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया ताकि वो पानी रुक पाए और खुद का फोर्स को बैलेंस कर पाए। तो यहां पर भी सेम कहानी, एक्शन रिएक्शन फोर्स हो गया, जितना फोर्स इस पानी ने वॉल पे अप्लाई किया था उतना ही फोर्स वॉल पानी पे अप्लाई कर रहा होता है। क्लियर है क्या? सिंपल सी, बहुत छोटी कहानी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके फॉर्मूला एक्सेस में हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। चलिए इसका एक केस और देखते हैं, ठीक है, एक केस और देखते हैं इसका। क्या बोला सर, फिर से मेरे पास वॉल आ गई, ठीक है। इस बार सर वॉल में कुछ ऐसा हमने कुछ कमाल किया है
कि पानी टकराने के बाद रुका नहीं है, वापस चला गया है, वापस चला गया। ठीक है, कि मानो ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ हमारे पास। ठीक है, यहां से पानी हमारे पास इस पाइप से निकल के आगे जा रहा है और टकरा के सेम स्पीड से वापस आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको चीज थोड़ा सा मैं अलग से दिखाने के लिए, क्योंकि अलग अलग प्लेन में है ये, क्योंकि अगर ऐसे दिखाऊंगा तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा अलग से दिखाता हूँ। पहले पानी यहां से ऐसे गया, ठीक है, टकरा के वहां से सेम स्पीड से वापस आ रहा है v के साथ। ठीक है, v से गया था और v से ही वापस भी आ गया। ठीक है, अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, सेम स्पीड से वापस आ रहा है। अब याद करो सर, ऐसी चीज हमने देखी हुई है जहां पे आपने बताया था कि सर हमने एक बॉल को थ्रो किया था, किसी जिसका मास हमारे पास m था, स्पीड v से गया था, टकरा के सेम स्पीड से वापस आया था, सेम स्पीड से वापस आया था, तो हमने वहां पर चेंज इन मोमेंटम कितना 2mv देखा था। करेक्ट है क्या? और अगर ये बॉल वापस नहीं आया होता, वापस नहीं आया होता तो फाइनल मोमेंटम 0 होता। तो p इनिशियल कितना होता है इस केस में, mv। p फाइनल टकरा के वापस आया ही नहीं तो 0 होता, तो डेल्टा p लिखते तो कितना आता, -mv। सिर्फ इतने का चेंज होता। करेक्ट है क्या? मतलब कि टकरा के वापस आने में, सेम स्पीड से वापस आने में मोमेंटम का चेंज डबल हो गया है, डबल चेंज आ गया है। ठीक है, तो साइन मैंने यहाँ दिखाया नहीं, वरना यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा। ठीक है, सेम वैल्यू क्या होता अगर वो रुक जाता। तो देखो, अगर जब फर्स्ट केस हमने देखा जहां पे पानी हमारे पास फाइनली रुक गया था, मतलब कि मोमेंटम 0 हो गया था, तब हमारे पास जो फोर्स अप्लाई किया गया था वो कितना था, रो ए वी स्क्वायर। करेक्ट। अब वो सेम स्पीड से वापस आ रहा है, जैसे कि ये वाला केस है, तो जैसे वहां से यहां डबल हुआ ना, इसमें भी डबल हो जाएगा फोर्स जब वो रिबाउंड कर रहा हो। कितना, तो 2 टाइम्स ऑफ रो ए वी स्क्वायर इन केस ऑफ रिबाउंड, कि पानी वहां से रिबाउंड होकर वापस आ रहा है सेम स्पीड के साथ। ठीक, तो ये कुछ चीजें देखी है। अब जो चीजें मुझे याद रखना है, पहला वॉल्यूम फ्लो रेट, कंफ्यूज नहीं होना, रो ए इंटू वी। एरिया किस में आएगा भैया, मीटर स्क्वायर में आएगा, वी होता है किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो कितना, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, ये हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, इतना क्लियर है। अब क्या बोल रहा हूं कि सर dm बाई dt मास फ्लो रेट यूनिट टाइम में कितना मास फ्लो कर गया है, तो हमने वो कितना पढ़ा है, रो ए वी पढ़ा है, रो ए वी पढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा केजी पर सेकंड में, कि यूनिट टाइम में, यूनिट सेकंड में कितना मास फ्लो कर गया। ठीक, फिर बात किया फोर्स की। फोर्स एक हमने पढ़ा क्या, रो ए वी स्क्वायर, कब, जब वो रिबाउंड नहीं कर रहा है, टकरा के रुक गया है। दूसरा, रिबाउंड करके सेम स्पीड से वापस आया तो 2 रो ए वी स्क्वायर, तो ऐसा कुछ हमारे पास फाइनल स्पीड आएगा। समझ रहे हो? तो हमने इसका हर पॉसिबल केस देख लिया है। ठीक है, एंगल वाला बन सकता है सेम तरीके से, लेकिन इतना पूछेगा नहीं, सिर्फ इसी बात करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट एरिया इनटू वेलोसिटी, मास फ्लो रेट रो ए वी। फोर्स की बात करें तो दो केस बन सकते हैं, जहां पे वो रिबाउंड करके वापस आ रहा होगा, एक में नहीं आ रहा होगा। अगर रिबाउंड करके वापस नहीं आया है तो रो ए वी स्क्वायर बनेगा, रिबाउंड करके वापस आया तो 2 रो ए वी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो दिमाग में इसको अच्छी तरह से बैठा लें। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज मारो और छाप दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास फोर्स बाय मशीन गन। मशीन गन कैसे फोर्स अप्लाई करती है? सर मशीन गन क्या होती है? वो वाली गन जिसमें बस बटन दबाओ और लगातार गोलियां चलती हैं, एक फायर में 100-150 गोलियां दाग देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे कुछ मशीन गन है, उसके बारे में बात करें सर, उसकी वजह से कैसे फोर्सेज आने वाले हैं। ठीक है, चलो एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं। देखो ड्राइंग मेरी इतनी खास नहीं है, थोड़ा दिखाते हैं रफ आइडिया कि सर ऐसी हमारे पास कुछ गन है। ठीक है, इसमें बहुत सारी गोलियां थी अंदर, छोटी छोटी लाइन से लगी पड़ी है। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं कि सर यहाँ से गन्स निकलना स्टार्ट करती है, बुलेट्स निकलना स्टार्ट करती है। ठीक है, पहले बुलेट निकलेगी यहाँ से कुछ ऐसे स्पीड v के साथ। ठीक, मास कितना, स्मॉल m दे दिया। ठीक है, अब देखो इनिशियल में जब आपने गन को फायर नहीं किया था, जब हमने फायर नहीं किया था, ठीक है, जब फायर नहीं किया गया था तब उसकी वेलोसिटी 0 थी, हाँ है ना, बिल्कुल थी। तो अगर मैं बात करूं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी
कितना आएगा, 0 आएगा। अगर बात करूं फाइनल वेलोसिटी जो उसने एक्वायर कर लिया है, फाइनल वेलोसिटी वो कितना हमने v एक्वायर कर लिया है, करेक्ट। अब अगर बात करो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p की बात किया जाए तो m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। फाइनल की बात करूं कितना v आया है, इनिशियल कितना 0, सिंप्लीफाई करो कितना m इंटू v हो गया, ठीक। ये मेरे पास चेंज इन मोमेंटम इस पे निकल कर आया है, ठीक। अब देखो, अब मानते हैं कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि n नंबर ऑफ बुलेट्स, m नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन टाइम t, ठीक है, कि किसी गिवन टाइम t में टोटल n बुलेट्स फायर हो गई, टोटल n बुलेट्स फायर हो गई। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सर एक सेकंड में ना, एक सेकंड में कितना n बाय स्मॉल t इतनी बुलेट्स फायर हो जाएंगी, जिसको आप क्या बोलोगे स्मॉल n, क्या बोलेंगे स्मॉल n, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड, कि एक सेकंड में कितनी बुलेट्स फायर की गई थी, ठीक, स्मॉल n मिल गया। अब देखो एक सिंगल बुलेट की बात करता हूं पहले, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि सर ये तो एक के मोमेंटम में चेंज आया, जब एक बुलेट आई उसके मोमेंटम में इतना चेंज आया, ठीक। अब हम तो बोल रहे सर मशीन गन है, इसमें टी टाइम में इतनी सारी गन्स बाहर निकल रही है, इतनी सारी बुलेट्स बाहर निकल रही है, तो इन सब का इफेक्ट आना चाहिए, करेक्ट। जब एक बुलेट निकली उसका कुछ इफेक्ट आएगा, जब एक टाइम में एक साथ इतनी सारी बुलेट बाहर निकलेगी तो सबका इफेक्ट हमारे पर आने वाला है, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं कि टोटल चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, टोटल बात कर रहा हूं, ठीक है। एक की वजह से कितना सर m इंटू वी आया था, सबको मिला दो तो n इंटू एम वी, जो कि t टाइम में इतने बुलेट्स बाहर निकली है। अब मैं बात कर रहा हूं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t होता है, ठीक, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t होता है। तो ये हो गया n, ये हो गया mv, ये हो गया टाइम t, करेक्ट। n अपॉन t को क्या बोल रहे हो आप, स्मॉल n बोल रहे हो, स्मॉल n इंटू m इंटू v, समझे। तो इतना फोर्स था जो बुलेट्स पे अप्लाई हुआ, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन बुलेट्स, बुलेट्स पे इतना फोर्स अप्लाई हुआ, ठीक। दूसरा फोर्स अप्लाइड बाय बुलेट्स ऑन गन, गन ने बुलेट्स पे इतना फोर्स अप्लाई किया। थर्ड फोर्स नीडेड टू होल्ड द गन स्टिल, मतलब कि गन को स्टिल कंडीशन में होल्ड करने के लिए स्टिल, ठीक है। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं सर, ये तीनों चीजें एक फॉर्मूला कैसे, देखो क्या बोल रहा हूं कि सर ये वो फोर्स है जो बुलेट से अप्लाई किया, इतना तो हमें क्लियर है, बिल्कुल। हम क्या बोल रहे हैं सर, एक्शन रिएक्शन लो, जितना फोर्स गन ने बुलेट पे अप्लाई किया है उतना ही फोर्स बुलेट गन पे अप्लाई करेगा, सही बोल रहे हैं ना। जितना फोर्स गन ने बुलेट पे अप्लाई किया है उतना ही फोर्स बुलेट गन पे अप्लाई करेगा, तो फोर्स अप्लाइड बाय द बुलेट ऑन द गन इज सेम एज दिस वैल्यू, करेक्ट। नेक्स्ट फोर्स नीडेड टू होल्ड द गन। अब जरा सोचो कि अगर इतना फोर्स बुलेट की जैसे गन पर आया, गन किसने पकड़ा हुआ, हमने पकड़ा हुआ, तो हम पे कुछ फोर्स आएगा। अब उस फोर्स को रोकने के लिए हमें इतना फोर्स जरूरत पड़ेगा ताकि आप गन को स्टिल रख पाओ, समझ रहे हो, सेम कहानी, क्लियर है। अब सर अगर इसमें मैं एक चीज कर दूं, क्या कि सर अगर इसमें भी हमारे पास इसको आप किसी वॉल पे मारो, सेम तरीके से इसको किसी वॉल पे दे मारो, क्या बोल रहे हैं, ये रहा हमारे पास, ठीक है। अब मैं एक ही केस में दोनों चीजें दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। मानो हमारे पास फिर से भाई बुलेट हुआ, ठीक है, ये मेरे पास बुलेट था, मास था m, किसी स्पीड v के साथ गया, इस वॉल पे टकराना है, गया, जाके फाइनली रुक गया, v2 हो गया 0, ठीक। फिर से बात की जाएगी मोमेंटम में कितना चेंज, डेल्टा p,
फाइनली रुक गया था, इनिशियली कुछ मोमेंटम m इंटू वी था, इतना कुछ चेंज आया था। बात करो फोर्स की तो क्या होगा, n बुलेट्स का मोमेंटम चेंज डिवाइडेड बाय टाइम t, तो ऐसा कुछ मेरे पास माइनस n m v डिवाइड बाय टाइम आएगा। सेम कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं। तो फोर्स अभी कितना है मेरे पास, n अपॉन टी को हमने स्मॉल n बोला हुआ है, तो माइनस एन एम बी, ये डायरेक्शन दिखा रहा है। अगर सिर्फ वैल्यू की बात करूं, n इंटू एम बी, इतना फोर्स है जो बुलेट्स ने वॉल पे अप्लाई किया, वॉल ने बुलेट पे अप्लाई किया, सारी कहानी यही है। ठीक सर, अगर इसी में वही बॉल वही बुलेट सेम स्पीड से जाए, टकरा के सेम स्पीड से रिवर्ट कर जाए, सर ये केस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो बिल्कुल सही बात है, सेम फॉर्मूला आने वाला है। यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा बिल्कुल डबल हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो चेंज इन मोमेंटम है वो कितना है, 2mv है। ये चीज आप ऑलरेडी देख चुके हो, जब मोमेंटम में चेंज ही डबल आ गया, पहले कितना था सर mv था, अभी कितना 2mv, जब डबल चेंज आया तो फोर्स भी डबल ही हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ nmv। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये चीजें एक्शन रिएक्शन लॉ पर ही बेस्ड हैं। तो ये बेसिकली हमने किया क्या है, अभी आपने कुल मिला के जो कहानी पढ़ी है, ये सेकंड लॉ और थर्ड लॉ का कंबाइंड इफेक्ट है। कंबाइंड इफेक्ट है। सेकंड लॉ की हेल्प से पहले आपने फोर्स निकाला, और एक्शन रिएक्शन की वजह से हमने ये समझा कि किस पे कितना फोर्स आया, गन ने बुलेट पे कितना फोर्स अप्लाई किया, बुलेट ने गन पे कितना फोर्स अप्लाई किया, उसको होल्ड करने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वो सारी कहानी हमने पढ़ी है। ठीक है, चलिए अब एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि सर, हम बोल रहे हैं कि सर फोर्स सेम आ रहा है, आ क्यों रहा है, कैसे आया। ठीक है, एक बेसिक आइडिया देता हूं, जरूरत तो नहीं पड़ती इस चीज की, बाकी देख लो क्या बोल रहे हैं। क्या हो रहा है कि सर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट थे, चलो मानो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। सर अर्थ की तरह जैसे इनमें मासेस होते हैं, ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, इसने कुछ अट्रैक्ट किया, इसने कुछ अट्रैक्ट किया। ठीक, अब हो क्या रहा है, जब सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स अपन ने अप्लाई नहीं किया, जब बाहर से कोई फोर्स आया नहीं है, तो सर इनका मोशन हुआ कैसे, हुआ इसलिए क्योंकि इनका आपस में इंटरेक्शन था। अब जरा सोचो कि सर उसकी जैसे यहाँ पे कुछ फोर्स आया है, यहाँ पर कुछ फोर्स आया है, हमने कहा है कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। जब ये फोर्स यहाँ पर आया, ये फोर्स यहाँ पर आया, सेम फोर्स है, सर सेम फोर्स की जैसे सेम टाइम में सेम चेंज इन मोमेंटम आएगा। सर कैसे, हमने फोर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ा है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, करेक्ट। तो डेल्टा पी क्या बनेगा यहां से, फोर्स एफ इंटू टाइम पीरियड डेल्टा टी, मतलब कि सेम टाइम में सेम फोर्स सेम चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस कर रहा है, करेक्ट। मतलब कि इस फोर्स की वजह से अगर इस बॉडी में चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी है, कहां पर सर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उतना ही चेंज इस पर भी आएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं कि सर चेंज इन मोमेंटम सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक आगे है तो एक पीछे है। तो अगर मैं बात करूं पूरे सिस्टम की, इस पूरे सिस्टम की बात करता हूं, पूरे सिस्टम की, तो सर डेल्टा पी फॉरवर्ड में आया, डेल्टा पी अपोजिट में आया, तो चेन नेट चेंज कितना हो गया, 0 हो गया। समझ रहे हो। तो अगर मैं सिस्टम के लिए पूरे बात करूंगा, इस पूरे सिस्टम के लिए बात करूंगा, तो इस पूरे सिस्टम के लिए मोमेंटम में चेंज कितना आया, 0 आया है, मतलब कि सिस्टम पर नेट फोर्स 0 प्रोड्यूस हो रहा है। सर समझ रहे हो कितनी बढ़िया बात है, कितनी शानदार बात है। समझ रहे हो कि सर दोनों में आपस में फोर्स लगाया, लेकिन ये इनके आपस का घर का मामला था, आपस में निपटा लिया, लेकिन बाहर वाली दुनिया को पता ही नहीं क्या हुआ, बाहर वाली दुनिया को पता ही नहीं है, क्योंकि भैया ठीक है तुमने इस पे फोर्स लगाया, तुमने इस पे फोर्स लगाया, लगा लिया, बाहर की दुनिया को पता ही नहीं है। बाहर वालों के अकॉर्डिंग सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, कुछ हो ही नहीं रहा। उनके अंदर की कहानी वो जाने, बाहर आपको सिर्फ और सिर्फ यही इफेक्ट देखने को मिलेगा। समझ रहे हो। तो ये हमारी जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, वो एक इफेक्ट यहां पे शो करता है कि जब भी आप किसी सिस्टम की बात करोगे जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो इंटरेक्शन फोर्स है, ये इनके इंटरनल फोर्स होते हैं, ये आपको बाहर नेट इफेक्ट 0 ही दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो हम क्या बात कर रहे हैं, वाई एनी हंटर होल्ड्स द गन नेक्स्ट टू द देयर शोल्डर। सर यही बात अभी बात किया इसका, सर गन को होल्ड क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमने वही बात किया। अब देखो जो शूटर होते हैं क्या करते हैं, जो बुलेट को होल्ड करते हैं वो अपना हाथ ऐसे लगाते हैं ताकि सपोर्ट मिले, जो राइफल वगैरह फायर करते हैं उनको शोल्डर पर रखना पड़ता है, क्योंकि जो इफेक्ट आता है वो इतना हैवी होता है कि आपका जो शोल्डर है वो पीछे हिट करता है इस तरह से। तो उस इफेक्ट को कम करने के लिए, हाथों में झटका कम आए, उस चीज को रोकने के लिए आप उस चीज को रखते हो कहां पर, शोल्डर पर। ठीक, तो रीड करता है, द पर्टिकुलर इज रिलेटेड टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने बात किया इसके बारे में,
when the hunter pulls the trigger of the gun if it forces the bullet out of the gun but at the same time gun is forced opposite to the bullet। यही बोला कि जितना फोर्स गन ने बुलेट पे अप्लाई किया है उतना ही फोर्स बुलेट गन पे अप्लाई कर रहा होता है, ठीक, टुवर्ड्स द हंटर। तो अवॉइड दिस पर्टिकुलर फोर्स द शोल्डर इज इंट्रोड्यूस्ड टू सो दैट द गन डजंट फ्लाई अवे फ्रॉम द हंटर। समझ रहे हो कि जो इफेक्ट आया है उससे आदमी को चोट ना लग जाए, गन कहीं चली ना जाए, तो उस चीज को संभालने के लिए आपको सपोर्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। चलिए यहां होती है आपकी कहानी थर्ड लॉ की खत्म, ठीक है, यहां होती है थर्ड लॉ की कहानी खत्म। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होता है, कैसे एक्ट करते हैं, कंडीशन क्या होती है, कुछ हमने अच्छे एग्जांपल भी देखे हैं। तो इन सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लें। कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार मार्क करके बताया है कि ये पॉइंट तो आपको स्टार्टिंगली याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप यू डिड फॉलो द लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। ऑल द बेस्ट।